नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। सभी 4 राज्यों में नतीजे पूरी तरह से साफ हो गए हैं। 4 राज्यों में से 3 में बीजेपी की सरकार बन रही है और जबकि 1 में कांग्रेस की सरकार बन रही है। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर कयास का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वसुंधरा राजे मतदान के बाद से जिस तरह एक्टिव नजर आ रही हैं, उससे उनकी ओर से ड्राइविंग सीट पर होने का मैसेज देने की कोशिश माना जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री की रेस में राजस्थान के योगी कहे जाने वाले बीजेपी सांसद बालक नाथ सबसे आगे दिख रहे हैं। बीजेपी ने बालक नाथ को तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव में भी उतारा था, जहां से वो जीत कर आए। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता छीन ली है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया ही राजस्थान की मुख्यमंत्री बनेंगी या पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि बीजेपी ने न सिर्फ सीएम फेस घोषित करने से परहेज किया, बल्कि कई सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया था। राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा, सबसे लोकप्रिय चेहरा रही वसुंधरा का ग्राफ भी हाल में गिरा है और चुनाव प्रचार की शुरुआत में वसुंधरा हाशिए पर नजर आ रही थी। ऐसे में ये सवाल वाजिब है कि राजस्थान में सीएम का ताज वसुंधरा राजे के ही सिर पर सजेगा या पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी। वसुंधरा के अलावा तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बालक नाथ का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए तेजी से चर्चा में है। बालक नाथ जो सांसद भी है, हाल में किए गए एक सर्वे में बीजेपी के सीएम पद के लिए सबसे बड़े लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरे हैं। बालक नाथ को 10% लोगों ने सीएम पद के लिए अपनी पहली पसंद बताया था। इस एग्जिट पोल के मुताबिक सीएम पद के लिए बालक नाथ बीजेपी की ओर से सबसे लोकप्रिय चेहरा है। राजस्थान के अलवर से सांसद बालक नाथ उसी नाथ संप्रदाय से हैं, जिससे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। बालक नाथ रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ के महंत हैं। नाथ संप्रदाय की परंपरा में गोरखपुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष और रोहतक की गद्दी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा हासिल है। इस तरह नाथ संप्रदाय की वर्तमान व्यवस्था में योगी आदित्यनाथ के बाद बालक नाथ का नंबर दूसरा है और उन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। वैसे जयपुर राजघराने की दिया कुमारी को भी वसुंधरा राजे सिंधिया के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। दिया कुमारी सांसद हैं और बीजेपी ने इस बार उन्हें भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। दिया कुमारी जयपुर जिले के विद्याधर नगर सीट से चुनाव मैदान में उतरी और जीत कर आई। इस सीट से पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान बीजेपी का पितामह कहे जाने वाले भैरव सिंह शेखावत के रिश्तेदार नरपत सिंह राजवी निवर्तमान विधायक हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने नरपत की सीट बदल दी। दिया कुमारी को अपेक्षाकृत सेफ सीट से उम्मीदवार बनाया जाना भी इस चर्चा को और हवा दे रहा है कि क्या महारानी यानी वसुंधरा राजे का विकल्प बीजेपी एक और महारानी यानी दिया कुमारी के रूप में देख रही है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी सीएम की रेस में शामिल माने जा रहे हैं। सीपी जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते पार्टी के चुनाव अभियान की बागडोर अग्रिम मोर्चे से संभाली। सीपी जोशी सांसद भी हैं और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही आला कमान से नजदीकी की चर्चा भी शुरू हो गई थी। इनके अलावा राजस्थान में बीजेपी की ओर से गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र चौधरी समेत कुछ और नेता भी सीएम की रेस में शामिल माने जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल, अश्वनी वैष्णव या सुनील बंसल जैसे कद्दावर नेताओं में से किसी को बीजेपी नेतृत्व राजस्थान की सत्ता संभालने के लिए जयपुर भेज सकता है। अर्जुन राम मेघवाल का नाम जिस तरह से पीएम मोदी ने कई जनसभाओं में लिया, उसकी वजह से भी सीएम पद पर उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के जो नतीजे हैं वो आ गए हैं और जिस तरह से नतीजे देखने को मिल रहे हैं, रुझानों में परिणाम साफ होते नजर आ रहे हैं। सभी 4 राज्यों के नतीजे अब साफ होते जा रहे हैं। 4 राज्यों में से बात अगर 3 राज्यों की जाए तो वहां पर बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, जश्न का माहौल है। लगातार तस्वीरों में भी साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर महिलाओं तक जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ढोल नगाड़ों पर रंग गुलाल उड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि बीजेपी की जो सरकार बन रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस जीत को लेकर बहुत पहले से ही आश्वस्त नजर आ रही थी। लेकिन एक में कांग्रेस की सरकार भी बनी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब इसी बात को लेकर है कि राज्यों में ये तो तय हो गया कि किसकी सरकार बनेगी, कौन सरकार में आएगा, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर यह साफ नहीं हो पाया है। अब इसको लेकर कयास लगने लगे हैं कि कौन सा मुख्यमंत्री किसके चेहरे को बनाकर उतारा जाएगा, क्योंकि बात अगर राजस्थान चुनाव की करें, छत्तीसगढ़ की करें या फिर राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, इन तीनों ही राज्यों में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। साफ नहीं किया गया था कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी ने साफ कहा था कि कमल को देखकर आप वोट करें, मुझे देखकर आप वोट करें। मोदी की ही गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है और साफ तौर पर तीनों ही राज्यों में, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और छत्तीसगढ़ हो, किसी में भी मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर मोहर नहीं लगाई गई थी। अब इस बात को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे को आगे किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वसुंधरा राजे मतदान के बाद से एक्टिव नजर आ रही हैं, उनकी ओर से ड्राइविंग सीट पर होने का मैसेज अब साफ साफ देने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री की रेस में राजस्थान के योगी कहे जाने वाले बीजेपी सांसद बालक नाथ का नाम भी सबसे आगे आता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने बालक नाथ को तिजारा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था और जहां से वो जीत कर आए। बात राजस्थान को लेकर करें तो राजस्थान में बालक नाथ का नाम और साथ ही साथ दिया कुमारी का नाम भी चर्चा में लगातार बना हुआ है और वसुंधरा राजे के नाम की भी चर्चा अब जोर पकड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से वसुंधरा राजे मतदान के बाद से ही एक्टिव नजर आ रही हैं, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि वो ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में मोदी सरकार की तरफ से, मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है, ये तय करे, संगठन ये तय करे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे को सामने लाया जा सकता है। तो इन सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अब साफ होता नजर आ रहा है। इसी पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ अनामिका सिंह बीजेपी नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनामिका जी। अमनप्रीत कौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ आशीष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी जो कि नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत अनामिका जी आप ही के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले तो अनामिका जी आपको बहुत बहुत बधाई कि 3 राज्यों में आपकी सरकार बन रही है और जिस तरह से जो रुझान सामने आए हैं उनको देखकर ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस बात को लेकर अपनी जीत आश्वस्त की थी, जिन चीजों को लेकर, जिन वादों को लेकर आप जनता के सामने उतरे थे, कहीं ना कहीं जनता ने उन वादों को, उन दावों को, उन पर यकीन कर आपको आगे किया है। वक्ता जी, देश की राष्ट्रवादी सनातनी सारी जनता को, जनता जनार्दन को, देश जनता जो है उसको सबका, उसका आभार और उसको बधाई। और आपको भी बहुत बहुत बधाई, अमनजीत जी को और आशीष जी को भी तेलंगाना के लिए बधाई हो। देखिए, मैं पहले भी कहती रही हूँ वक्ता जी कि अब वो समय गया जो आप तुष्टीकरण करके और भारतीय जो जनता है, जो जनमानस है, उसको जातियों में बांटकर और किसी तरह के तुष्टीकरण पे डरा धमका करके और आप सत्ता हासिल कर लेंगे, वैसा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी आज अपने वादों पे नहीं खड़ी रही है। हम अपने स्थापना काल से जिस भी विषय पे बात करते रहे वक्ता जी, हम उस विषय पे अड़े रहे और खड़े रहे और आगे भी खड़े रहे।
बिल्कुल तो जिस तरह जनता जनार्दन ने हमारा साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल जनता जनार्दन है, जनता ने जिस तरह से विश्वास जताकर साथ दिया है, आपके साथ खड़ी रही है, वो साफ तौर पर रुझानों में नजर आ रहा है। बात आशीष जी, कांग्रेस की किन खामियों को गिना जाए? जिस तरह से रुझान आ रहे हैं तेलंगाना में, तो साफ तौर पर आपने कमाल कर दिया, उसके लिए तो बधाई है आपको कि जिस तरह से 2 बार की पार्टी रह चुकी, तीसरी हैट्रिक मारने जा रही थी और उसे आपने हैट्रिक मारने से रोक दिया और तेलंगाना में पूर्ण बहुमत से आप सरकार बना रहे हैं, ये काफी काबिले तारीफ है। लेकिन बाकी के 3 राज्यों में हिंदी बेल्ट की अगर बात की जाए, इतने दावे, इतने वादे, राजस्थान में आपने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मुद्दा भी बनाया था, लेकिन ये सारे दावे वादे धरे के धरे रह गए। क्यों ऐसा हो गया कि जनता को आपके बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आया? वक्ता जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ और मेरी बड़ी बहन अनामिका जी को सबसे पहले मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने 3 राज्यों में आज सरकार बनाई है और ढेरों शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी तरीके से जो आप लोगों ने वादे किए हैं उस पर आप खरा उतरेंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि जनता ने हमारा तो भरोसा नहीं जताया है। आप यदि आंकड़ों को देखेंगे माफ कीजिएगा, अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आंकड़ों में जनता ने हमें भी बहुमत एकदम मत पेटी में भर भर के मतदान किया है। कहीं न कहीं कारणों की वजह से हम पीछे जरूर छूट गए हैं। हो सकता है हमारे अंदर कुछ कमियां रही हो, हमारे वादों को, हमारे जो घोषणा पत्र थे वो लोगों तक पहुंचा पाने में या जनता को समझा पाने में कहीं न कहीं कमजोर साबित हुए हैं। हो सकता है ऐसा। अब जिस जवाबदारी में जनता ने हमें अपना मतदान करके, नहीं आशीष जी, आपको ऐसा लगता है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा था हिमाचल में बहुत बढ़िया तरीके से चला, कर्नाटक में भी बहुत बढ़िया तरीके से रंग लाया, तो क्या लगा कांग्रेस पार्टी को, क्या लगा संगठन को कि यही मुद्दा बाकी के राज्यों में भी चल जाएगा? ये कहीं चूक मानी जाए? आप भूल गए कि जनता के क्या और भी मुद्दे हो सकते हैं, उन मुद्दों पर चला जाए? एक ही मुद्दे को शायद पकड़कर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरीके की गलती सामने आई। नहीं, कोई गलती नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने लड़ाई जो लड़ी है बहुत बेहतरीन ढंग से लड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद सिवनी विधानसभा में प्रचार के लिए मैं गया हुआ था। तो सिवनी विधानसभा में आनंद पंजवानी जी थे। लास्ट टाइम हम लोग का जो हार जीत का गैप था वो 22,000 का था। इस बार आनंद पंजवानी जी 98,000 वोट पाए हैं। लास्ट टाइम हमारे कांग्रेस पार्टी ने 77,000 वोट हमको मिले थे। इस बार हम 98,000 तक पहुंचे। तो निश्चित तौर पे हम लोगों ने लड़ाई जो है ना बखूबी लड़ी है। लेकिन कहते हैं ना कि जुमला जीत गया सच हार गया, इतना ही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ अमनप्रीत कौर जी भी जुड़ी हुई हैं। अमनप्रीत कौर जी, आप भी देख रही हैं रुझान जिस तरह से आए, सुबह से हम अब शाम के 6 बज गए और लगातार इस रुझानों को देख रहे हैं और ये अब नतीजों में भी तब्दील होते नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे तस्वीर साफ होती जा रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 3 राज्यों में अपनी सरकार बना ली है और तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही है। क्या वजह मानती हैं आप, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से जनता को लुभाने की कोशिश की और वो रंग लाई, और कांग्रेस पार्टी कहां पीछे छूट गई, कहां ऐसी चूक रह गई कि जनता के दिलों तक नहीं पहुंच पाई? देखिए, लीडरशिप को बढ़ाई देना होना, क्योंकि जो लीडरशिप जो है उसकी जो कमांडिंग पावर्स होती है ना, उस पे सवाल उठते हैं कांग्रेस के खास करके, क्योंकि उनकी जो आला कमान होती है उनकी बात जो है सीएम नहीं मानते, उनके जो अधिकारी हैं वो नहीं मानते। अगर हम कार्यकर्ता की बात करें तो वो तो बहुत दूर की बात है। वही अगर भाजपा को इस बात की बधाई देते हैं हम लोग कि उनकी जो लीडरशिप है वो स्ट्रांग है, उनके जो कनेक्शन है अपने कार्यकर्ता से धरातल लेवल तक जाके वो वहाँ पे अपनी जो बातें हैं वो कहने में, उनको समझाने में वो सक्षम है और सफल होते हुए नजर आते हैं। ये इसका रिजल्ट है कि उनकी जो जीत आज 3 स्टेट्स में हुई है, क्योंकि एग्जिट पोल भी यही दिखा रहा था, तो लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतनी भारी भरकम जीत भाजपा को कैसे मिल सकती है, पर वैसा ही हुआ। इसका कारण ये भी है कि चुनाव जो है वो मुद्दों पे नहीं हुआ। मुद्दों पे अगर हुआ होता तो मुद्दों की बात भाजपा ने कहीं भी कभी भी करी नहीं है जी। आप ये देखो कि फ्रीबीज पे लोग जो हैं वो कहते तो हैं भाजपा वाले भी कि भी ये फ्रीबीज जो हैं वो फ्री की रेवड़ियां हैं, ये दूसरे लोग बोलते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन उठाते हुए कि ये लॉलीपॉप है और ये लोगों को लुभाने के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए भाजपा जो है
एक जुमलेबाजी कर देती है और अनाउंसमेंट कर देती है। पर कहीं ना कहीं वक्त देखा जाए तो लोग इसी से अट्रैक्ट हुए हैं। आप महिलाओं की बात करते हैं, जहाँ पे महिलाएं हम बात करते हैं 50% आबादी की बात करती हैं, तो वो जब हुमा के आई हैं और उन्होंने भाजपा को भर भर के वोट दिए हैं, उनको जिताया है, तो इसमें कहीं ना कहीं पीछे अगर देखा जाए तो एक तरफ से महिला आरक्षण बिल जो लेके आई थी हमारी सरकार, जिसके लिए इमरजेंसी जो संसद थी वो भी बुलाई गई, तो वो भी एक कारण है। उसके लिए लाडली बहना जो है वो शिवराज सिंह चौहान जो उनके अपनी बहनों मतलब महिलाओं को अपनी बहनें बोलते हुए उनको, यानी कि महिलाओं का एक बड़ा योगदान रहा भारतीय जनता पार्टी को जिताने में। अमनप्रीत कौर जी, आपने अभी एक बात कही कि मुद्दों पर कहीं पर भी चुनाव नहीं लड़ा गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों को लेकर कहीं कोई बात नहीं की। बात की तो हिंदुत्व की बात की, बात की तो हिंदू राष्ट्र की बात की, बात की तो लाडली बहनाओं को, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की। किसी पुख्ता मुद्दे की या योजना की कभी बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं रखी गई। फिर किन मुद्दों की बात हुई और ऐसा क्या जनता को लगा जिसकी वजह से उसने जो अपना रुझान दिखाया, जो अपना एक तरह से कहा जाता है विश्वास जताया जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर, वो किस ऐसी चीज पर जताया जो उसे सबसे ज्यादा भा गई? सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है लाडली बहना योजना से। उसके अंतर्गत महिलाओं के खातों में जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं, कैश उनको दिए गए हैं। उसके बाद उनको फोन दिए गए हैं, उसमें 2 साल का टॉक टाइम डाल के दिया गया। उसके बाद उनको रसोई गैस जो है वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलती तो थी, पर उसमें और भी रेट कम कर दिए गए हैं, वो उनको मिला है। तो महिलाओं को क्या है कि वो जो उनका बजट है वो उनको संभलता हुआ नजर आया है। महंगाई के इस दौर में इतनी सी राहत अगर भाजपा उनको दे रही है तो उनको लगा कि ये हमारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। हालांकि राजस्थान में अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको पता है कि सुरक्षा को लेके हमेशा महिला सुरक्षा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, अगर पेपर लीक की बात होती है, अगर वहाँ पे घोटालों की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, तो जो गहलोत सरकार है वो घिरी हुई नजर आई थी। और लोगों को ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि वहाँ पे यंगस्टर्स का जो फ्यूचर है वो पेपर लीक के मामले में खराब होते हुए नजर आ रहा है। वही चीजें जो महिलाएं थी, महिला वोटर्स थी, चाहे वो यंगस्टर थी, उनको साधने में भाजपा कामयाब हुई है। क्योंकि सबसे ज्यादा फर्क तभी पड़ा है जब शिवराज सिंह चौहान सामने आए हैं। उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि जो लाडली बहना योजना जो वो देना चाहते थे राशि, और उसके पहले भी उन्होंने जब रक्षाबंधन किया था वक्त, तब भी उन्होंने महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए थे। और ये जो अभी अभी उनके खातों में गए हैं, इसने तो बिल्कुल एक गेम चेंजर का काम किया है और एकदम मास्टर स्ट्रोक की तरह इन्होंने यूज किया है। अमनप्रीत जी, आपने अभी एक बात जी कानून व्यवस्था को लेकर आपने बात की। कानून व्यवस्था को लेकर एक पॉइंट जो मन में सामने आ रहा है, मैनिफेस्टो जब जारी किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी। क्या लगता है आपको? महिला थाना स्थापित करने का वादा किया गया था और सुरक्षा के लिए सभी थानों में महिला डेस्क बनाने का वादा किया गया। ये एक जो योजना लेकर वादा लेकर भारतीय जनता पार्टी सामने आई राजस्थान में, इसका काफी फर्क पड़ा? जी बिल्कुल, क्योंकि इसका रिजल्ट यूपी में ये लोग देख चुके हैं। महिलाओं को पता है कि उनकी सुरक्षा कितनी अनिवार्य है और कौन सी सरकार उनकी सुरक्षा को लेके बेहतर सोच सकती है। क्योंकि ये जो महिला डेस्क बनाने की बात है या फिर महिला थाने बनाने की बात है, तो ये यूपी में ये लोग कर चुके हैं भाजपा वाले। तो उस चीज की एग्जांपल, क्योंकि जो हमारे स्टार प्रचारक हैं वो जब बात करते हैं तो वो यूपी में बताते हैं कि योगी सरकार ने ऐसा किया, तो महिलाओं को लगता है कि अगर भाजपा सरकार आएगी, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेके वहां पे सरकार ने कुछ नहीं किया था, लोगों की नाराजगी थी, और उसी को लेके जब ये वादा भाजपा वालों ने किया तो महिलाओं ने उनकी बातों पे यकीन किया और उनको वोट दिया। उनको लगा कि सबसे अनिवार्य तो देखिए उनकी सुरक्षा ही है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा, जो पुरुष हैं उनकी सुरक्षा भी है। अगर हमारे वोटर सुरक्षित हैं तो वो जो अपने आप को सेफ फील करते हैं और उनका जो लेवल है वो दूसरे कामों में भी उनका प्लस पॉइंट जाता है कि वो उनका ध्यान भी दूसरी तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अमनप्रीत कौर जी, आशीष जी और अनामिका जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए बस रुक रहे हैं, चर्चा को जारी रखेंगे, जल्द हाजिर होते हैं।